Hello, very good evening, students. I'm Assistant Professor Rohit Kumar, and today we are going to discuss a very important topic of Indian Constitution, that is Article 368. कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है that what is Article 368, कभी कभी पूछ लेता है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये मैं जो लेक्चर्स बना रहा हूँ ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें एक सब्जेक्ट चलता है जिसका कि कोड है आपका KNC 501, ठीक है। तो ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें, ताकि जो है जो भी इंजीनियर्स हैं उनको थोड़ा अपने संविधान के बारे में पता चले, कुछ फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में पता चले, और जो है कई सारे आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टॉपिक्स हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी लॉ के बारे में, IT एक्ट के बारे में, ताकि आगे चल के जब वो कभी एंटरप्रेन्योर बने तो ऐसी गलती ना करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, इलीगल हो जाए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये तो था अभी तक का मतलब एक छोटा छोटा ओवरव्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आगे भी इस टॉपिक को हम क्लियर आउट करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं। कम टू दी पॉइंट, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि वो 3 तरीके कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम आर्टिकल 368 का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि डिफिनेशन क्या लिखनी है हमें, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्या डेफिनेशन है। तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। एज सिंपल एज दैट है, बहुत ज़्यादा कठिनता से नहीं समझना है, सिंपल शॉर्ट समझिए कि भैया देखो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का, और वो अधिकार उसे आर्टिकल 368 देता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही चेंज किया जा सकता है, वो दायरा निर्धारित करता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आप पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट ला सकती है, ठीक है, किसी भी प्रोविज़न में, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो चाहे फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन एक काम नहीं करना होना चाहिए, यानी जो भी आप बिल लाएं, जो भी बिल आप ला रहे हैं रीडिंग के लिए, उसमें एक चीज़ ना हो कि वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को अगर टच करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो उसी समय वो ख़त्म हो जाएगा। वो राहुल गांधी कहते हैं ना ख़त्म, तो वो ख़त्म ही हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लैंड जो है उसको टच नहीं करें। अगर रूल ऑफ लॉ को टच करेगा ना तो फिर अमेंडमेंट पॉसिबल हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये रूल ऑफ इक्वालिटी मान लीजिए, सबसे सिंपल रूल ऑफ इक्वालिटी। अब तुम कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हो या कानून के अंदर छेड़छाड़ करने जा रहे हो जिससे जो है इक्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा भी कोई कानून जो है आगे चल नहीं पाएगा, ठीक है। या मान लीजिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर में चेंज करने जा रहे हैं, आर्टिकल 32 मान लीजिए, आर्टिकल 136 मान लीजिए, 142 मान लीजिए, 147 मान लीजिए, इन सब में चेंज करोगे नहीं होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देगी, ठीक है, जुडिशरी नहीं होने देगी चेंज। तो चेंज वो करो जो ज़रूरी है, ठीक है। तो फालतू चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जो है जुडिशल रिव्यू को चले हो चेंज करने, ठीक है, जुडिशल रिव्यू। अब भैया जुडिशल रिव्यू तो पावर है एक जुडिशरी की, कोई भी अगर जो है आप बिल लेके आते हैं और जो है वो बिल जो है मान लीजिए जनता के अगेंस्ट में होता है, वहाँ के सिटीज़न के अगेंस्ट में है, तो जुडिशल रिव्यू लेके जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है या जुडिशरी के पास पावर है कि जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जो मुद्दे को जुडिशल रिव्यू लेके ख़त्म कर सकती है। अब तुम चाहते हो जुडिशल रिव्यू ख़त्म हो जाए, इसमें कुछ चेंज कर दें, तो भैया ये सब पॉसिबल है नहीं, देखो सीधी सी बात, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तुम कह रहे हो नहीं भाई साहब हम तो इसमें जो है जो भी बॉक्सेस हैं उसमें हम पर्ची डलवा देंगे अलग से। अरे कैसे डला दोगे भाई, कौन सा ऐसा तुम प्रावधान लेके आ जाओगे जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है तुम चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई, नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। तो सीधे सीधे समझिए, अमेंडमेंट एक शक्ति है पार्लियामेंट की
जिसके थ्रू पार्लियामेंट किसी भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के चेंज कर सकती है, बस दैट्स इट। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगा वो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर दिया तो ख़त्म। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, सॉरी, जो आर्टिकल 368 है, ठीक है, वो किन समय कितने मेथड के थ्रू जो है किसी भी एक्ट को जो है, किसी भी जो है प्रोविज़न को चेंज कर सकता है, कैसे कैसे आप चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। तो हम अमेंडमेंट जो पॉसिबल हैं, पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि जो अमेंडमेंट है ये किस तरीके से इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर समझ लेते हैं, ठीक। अभी तक इतना समझ में आ गया ना? अगर नोट्स की फ़ोटो लेनी है तो ले लीजिए, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, ये देखिए, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, खींच लिया ना? चलिए आगे, अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए तो उसकी भी फ़ोटो खींच लीजिए, हाँ ठीक। अगर ये भी खींच लिया तो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाए आगे, ठीक। तो अब हम ये समझते हैं कि जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट बेसिकली में आप कैसे कैसे प्रोसेस के थ्रू होता है। ये अमेंडमेंट में क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। देखो भाई, पहला पॉइंट है जो अमेंडमेंट है, ठीक है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन दी स्टेट लेजिस्लेचर। ये काम खाली पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं है। समझ लीजिए एक चीज़, यहाँ पर पहले ही बता दिया है मैंने, ये पार्लियामेंट ही चेंज करेगी, ठीक है। स्टेट के पास पावर ओवर नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टेट कहेगा कि नहीं भैया हमको चेंज करना है, तो भाई तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है, तुम्हारी क्षमता से बाहर है, तुम नहीं कर पाओगे चेंज। कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, पहला ये पॉइंट है इसका, ठीक है। कि कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट चेंज करेगी। दूसरा, आइदर बाई अ मिनिस्टर और बाई अ प्राइवेट मेंबर। देखो, एक होता है मिनिस्टर और एक होता है प्राइवेट मेंबर। मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट के जो भी लोग होंगे वो कहलाएंगे मिनिस्टर, जो मेन आदमी होते हैं, जो डिफेंस देखता है, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट देखता है। तो अमित शाह हो गए, ठीक है, ये सब जो है तुम्हारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। और बाकी कहलाते हैं प्राइवेट मेंबर, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो चाहे लीडर पार्टी का मिनिस्टर हो, उसको हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। अब समझा कह रहा हूँ, क्योंकि अमेंडमेंट के लिए मिनिस्टर भी कह सकता है कि सर हमारे पास कोई अमेंडमेंट के लिए कुछ प्रोविज़न है, इसमें ये चेंज कर दिया जाए, उसमें वो चेंज कर दिया जाए, या प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेके आए कहे कि भाई इसमें हमको ये चेंज करना है, तो ये दोनों ही कर सकते हैं। अमेंडमेंट के लिए दोनों ही प्रस्ताव को ला सकते हैं, पेश कर सकते हैं, ठीक है। कौन करेगा? या तो कैबिनेट कर सकता है और या तो प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। थर्ड देखिए, समझिए, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अभी आगे बताऊंगा स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। तो अमेंडमेंट के लिए क्या चाहिए होती है? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। बिना स्पेशल मेजॉरिटी के कोई भी अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी जो आप सिंपल मेजॉरिटी की बात करने वाले हैं, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर सिंपल मेजॉरिटी से भी तो हो जाता है। भैया सिंपल मेजॉरिटी को हम आर्टिकल 368 में मानते तो नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट नाम की वजह से, चूंकि आर्टिकल 368 है, तो इस वजह से सिंपल मेजॉरिटी को हम लाते हैं इसमें, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से ही पार्लियामेंट जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकती है, ठीक है, नहीं तो नहीं बढ़ाएगी। उसके बाद देखिए, ये या तो लोकसभा ला सकती है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। जो आपका अमेंडमेंट जो बिल है वो या तो लोकसभा ला सकती है या राज्यसभा की तरफ से आ सकता है। कोई भी अमेंडमेंट के लिए जो है प्रस्ताव को ला सकता है,
ठीक है। पांचवा समझिए, इसमें कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। जैसे आप देखते होंगे नॉर्मल बिल्स में क्या होता है कि जब डेडलॉक कंडीशन आ जाती है तो प्रेसिडेंट जी सभा बुलाते हैं और ज्वाइंट सिटिंग करा देते हैं और फिर डिबेट होती है, उस पर कोई ना कोई डिसीजन निकल जाता है। लेकिन भाई साहब अमेंडमेंट बिल में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, एक तरफा डिसीजन होगा। समझ रहे हैं, या तो आर या तो पार, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होगा, एक चीज़ क्या होगा कि ये रेटिफाइड होना चाहिए बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। अभी देखो फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन फर्जी का उठ रहा होगा, उठेगा ही। अब यहाँ कहोगे सिंपल मेजॉरिटी है, समझ रहे हो। तो भैया यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। हाफ ऑफ द स्टेट समझ रहे ना, 28 अगर राज्य हैं तो एटलीस्ट कम से कम 14 राज्य के पास अमेंडमेंट का प्रस्ताव अगर जाए तो 14 के 14 स्टेट उस पर अपना जो है मतलब जो है एग्री हों। अगर नहीं होंगे तो अमेंडमेंट नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये कोई सिंपल मेजॉरिटी का मतलब खाली यहाँ पर इतना है कि हाफ ऑफ द स्टेट जो है सिंपली अगर ये बोल दें कि नहीं भैया अमेंडमेंट कर दो तो हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है, ज़्यादा लेक्चरार बनने की कोशिश ना करो। उसके बाद देखो एक एक्ट लाया गया था आपका, मतलब एक्ट क्या कह सकते हैं, एक अमेंडमेंट जो है एक्ट आया था 1971 में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। ये क्या कहता था भाई साहब, ये कह रहा था कि जो प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ लीजिए इसको बहुत ध्यान से, ठीक है। एक आया था 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में, और वो कहता था कि भैया प्रेसिडेंट ना इसमें रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से जो उसके असेंट के लिए गया हुआ है बिल, उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा, ठीक है। अभी होता क्या था कि मान लो कोई बिल आया, ठीक है, तुम कोई बिल लेके आए, मान लो किसान बिल है, अब किसान बिल तुम लेके गए, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन भैया वहाँ पर प्रेसिडेंट अगर नहीं चाहेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है उसमें, तो प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा, ठीक है। फिर वो दोबारा दौड़ेगा वो बिल उस पर फिर रीडिंग होगी, फिर सारे काम होंगे, प्रोसीजर होंगे। लेकिन चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अमेंडमेंट बिल है ना, ये सबसे फाइनल स्टेज पे लगाया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा नौटंकी ना हो। और फाइनल स्टेज में लगाने के बाद प्रेसिडेंट को ये एक्ट रोक देता है कि तुम वापस नहीं भेजोगे, तुमको क्या करना है, सीधे सीधे साइन कर देना है, बस कुछ करना होना नहीं है उसमें। बिल आया है आपके पास पास होके, उस पर साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, बस ख़त्म, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से, ठीक है, थोड़ा सा है, मतलब इतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एक पावर देता है क्या करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की। फंडामेंटल राइट भी इससे दूर नहीं है, इसमें भी अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर के को टच किए, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया तो ख़त्म, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, मतलब इसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये है कि इसमें क्या है कि पार्लियामेंट लेके आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, कोई मिनिस्टर करे या प्राइवेट मेंबर करे, कोई समस्या नहीं है, कोई भी ला सकता है बिल को। स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लोकसभा राज्यसभा कोई भी लेके आए, कोई मतलब नहीं है।
कोई ज्वाइंट सिटिंग होनी नहीं है इसमें जो है हाफ ऑफ दी जो लेजिस्लेचर है वो खाली सिंपल मेजोरिटी से बोल दे कि हाँ भैया ये बिल ले आओ तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, 1971 की प्रेसिडेंट को साइन करना ज़रूरी है। इस पर रिकन्सिडरेशन के लिए बिल नहीं भेजा जाएगा दोबारा से, ठीक है, कोई मेहनत दोबारा से नहीं करेगा, इसलिए बिल आ गया है उस पर चुपचाप अपने दस्तखत कर दो, काम खत्म हो। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए वो 3 रास्ते कौन से हैं जिससे हम अमेंडमेंट को करने के लिए सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। तो बाय 3 ways we can amend the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 तरीके हैं खाली, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं। 3 तरीका है जिसमें से 2 ही तरीके होते हैं। पहला वाला मैंने आपको बता दिया, सिंपल मेजोरिटी को आर्टिकल 368 में जोड़ा नहीं जाता है, खाली अमेंडमेंट की वजह से डाल दिया गया है, ठीक है। तो 3 तरीके कौन से हैं। पहला तरीका है बाई सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। बी देखिए बाई स्पेशल मेजोरिटी, आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से कर लो, स्पेशल मेजोरिटी से कर लो। सी देखिए रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्लस स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा खतरनाक, ये समझ लीजिए। ये तो हो गया सिंपल, नाम ही इसका सिंपल है। ये हो गया स्पेशल, हाँ भैया कुछ स्पेशल है। ये हो गया रेटिफिकेशन प्लस स्पेशल, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है तीसरा वाला। ये नाग है, नाग डस लेगा तो ख़त्म, समझ रहे हैं। अब देखिए सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। सिंपल मेजोरिटी में जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि मान लीजिए 500 लगभग 45 जो है टोटल मान लीजिए मेंबर्स हैं, और उसके अंदर में से अगर 545 नहीं हो गए, हमको लग रहा है एंग्लो इंडियंस हट गए हैं 2, तो 43 बचे होंगे। 543 देख लीजिएगा इसमें अगर कोई चेंजेस हो। तो मान लीजिए 543 में से जब बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो मान लीजिए 545 में से 250 लोग फेवर में वोट देते हैं, ठीक है, तो हो गया पास। यही है सिंपल मेजोरिटी, समझ रहे हैं। अब सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं वो देखिए, समझ में आ गया होगा ना यार, बहुत इजी है, ठीक है। क्या हो सकता है, पहला क्या होगा, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कोई भी एडमिशन करना है या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट करना है किसी नए स्टेट का, तो हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एडमिशन करना है, जोड़ना है किसी स्टेट को, भारत का हिस्सा बनाना है, या कोई भी नया स्टेट फॉर्म करना है, तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि भैया देखो जैसे एरिया का ऑल्ट्रेशन करना है, चेंज करना है, ठीक है। कोई भी एरिया है, मान लो कहीं का कोई रीजन है और उस रीजन को आप चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। उसकी बाउंड्रीज़ को लिमिट करना है, कर दीजिए। कितना एरिया आना है इस हिस्से में, कितना एरिया उस हिस्से में, कौन सा एरिया हरियाणा के उसमें रहेगा, कौन सा पंजाब में रहेगा, तो कर दीजिए ना, कोई समस्या नहीं है। और कोई नाम चेंज करना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम धर के चेंज कर दिया, क्या है, क्या हो गया, कुछ हुआ? तो क्या है
ये सिंपल मेजोरिटी है, इसमें क्या परेशानी है, कुछ नहीं है। अब इसमें और क्या है, कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम डिसाइड किया गया है कितना, 10% डिसाइड किया गया है, हम करें 20% कर लो, क्या मतलब है। मिनिमम अटेंडेंस होती है, कोरम का मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस, मिनिमम अटेंडेंस कि इतने लोग का रहना ज़रूरी है, तो ठीक है हम 20 लोग का रहना ज़रूरी कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी हो गई। क्या करना है, कोई काम करना है, कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई लैंग्वेज बोलनी है, अब आप कह रहे हैं नहीं हम उर्दू में बात करेंगे, एक एक्ट बना दो, चेंज कर दो, इसमें हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, तो कर दो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। आपको इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश को मैंडेट कर दो लैंग्वेज, आपको हिंदी में बात करनी है, हिंदी में लैंग्वेज को मैंडेट कर दो, ठीक है। तो ऐसे अमेंडमेंट बहुत ईजिली हो जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती है, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज आप बना सकते हैं उसमें, ठीक है। किसी को सिटीजनशिप देनी है, कोई रिफ्यूजी बाहर से आया हुआ है, उसको आप सिटीजनशिप देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है पार्लियामेंट में 250 लोगों से फेवर करा लीजिए, ख़त्म है, 300 लोग कर देंगे, हो गया ख़त्म, सिटीजनशिप मिल गई आपको भारत की, और क्या चाहिए। उसके बाद देखिए अब मान लीजिए इलेक्शंस हैं, ठीक है। इलेक्शंस में क्या हो जाएगा, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, जो भी है आपका, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट। अब पार्लियामेंट जो इलेक्शंस का जो भी प्रोविजंस आते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविजंस है, उसमें चेंज कर दो, कोई समस्या नहीं है। तो ये सारे के सारे जो आपके चेंजेस हैं, ये सब सिंपल मेजोरिटी से हो जाने हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटा मोटा समझा दे रहा हूँ, खाली बस यही सब ध्यान रख लो। कोरम कितने आदमी होने चाहिए मिनिमम जो वोटिंग करेंगे, ठीक है, उसका एक कोरम मेंटेन करना है तो कर लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कोई नया स्टेट का एडमिशन करना है, उसको हटाना है, उसका नाम चेंज करना है, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करना चाहते हो, जगह का नाम चेंज करना चाहते हो, कर दो, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखिए अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी की तरफ। स्पेशल मेजोरिटी समझ लीजिएगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या कहती है कि अमेंडमेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, that is a majority of the total membership of each house and majority of 2/3 of the member of each house present and voting। ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अमेंडमेंट बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। यानी कि मान लीजिए 500 मेंबर्स हैं, 545, ठीक है, तो इसमें मेजोरिटी क्या बनी, इसमें मेजोरिटी बन गई 300 की या 250 की। अरे इसका हाफ करके, हाफ का 50% से कुछ ज़्यादा कर दो बस, ठीक है, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा हुई तो क्या होगी, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस हो गई, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा मिला के टोटल 545 मान लो मेंबर हैं, उसमें से 250 मेंबर या 300 मेंबर मेजोरिटी हो गई ना, ठीक। तो ये फेवर में वोट कर दें, खाली 300 या 250 लोग फेवर में वोट कर दें, और 545 का, ठीक है, 545 का 2/3 कर लो, करो फटाफट ज़रा, 545 का 2/3 करो। 1 मिनट, इसमें एक समस्या है समस्या ये है
कि इसमें एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, मान लीजिए कि 545 मेंबर में से मान लो आज जो है 400 मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वोट कर रहे हैं किसके फेवर में, जो अमेंडमेंट बिल आया उसके फेवर में मान लो वोटिंग कर रहे हैं, लगभग 400 आदमी कर रहे हैं। तो 400 आदमी का हम 2/3 निकाल लेंगे। 400 आदमी का 2/3 निकालिए, कितना हो जाएगा, 400 आदमी का 2/3 हो जाएगा लगभग 266 ना। 266 क्या 400 में मेजोरिटी है? हाँ भैया है। तो अगर मेजोरिटी है तो यहाँ भी मेजोरिटी हो गई, और ये 545 वाला जो 300 वाली मेजोरिटी थी या 250 वाली मेजोरिटी थी वो तो ही है। तो यहाँ पर अगर इतनी मेजोरिटी मिल जाए तो अमेंडमेंट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, टोटल मेंबर मान लीजिए आपका लोकसभा और राज्यसभा मिला के 545 हैं, 2 एंग्लो इंडियन निकल गए हैं, 543 मान के चलिए, ठीक है। 545 में से मान लीजिए अगर 300 आदमी वोट दे देगा तो आपका सिंपल मेजोरिटी आपका हो जाएगा। लेकिन ये तो काम हो गया कि आपका जो है जो पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी में जो मेंबर्स हैं वो अगर जो है वोटिंग कर दें, मेजोरिटी में मेंबर कर देंगे तो पास हो गया। सेकंड कंडीशन है जो मेजोरिटी ऑफ 2/3 है वो उन आदमियों का चाहिए जो प्रेजेंट है और वोट कर रहा है। तो मान लीजिए कि 545 में खाली 400 आदमी ही प्रेजेंट है, तो 2/3 निकाल लिया, 266 हो गया। 400 में से 266 मेजोरिटी आ रही है, यानी कि अमेंडमेंट पॉसिबल हो जाएगा। तो कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हम चेंज क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम चेंज कर देंगे, आपका फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, आपका डीपीएसपी को कर सकते हैं। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। स्टेट्स अपने लिए कुछ नियम कानून बनाता है जिसको कि सिटीजन्स पे थोप दिया जाता है कि भैया देखो ये काम तुम्हें फॉलो करना है, तो उसको हम डीपीएसपी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऑल अदर प्रोविजंस which are not covered by the first and third category। अब भैया ये क्या कहना चाहता है, तो इसको समझने के लिए देखिए पीछे थोड़ा सा आना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो पीछे जाने के लिए समझिए कि अभी तक हम अमेंडमेंट 3 तरीक़ों से कर रहे थे। तो 3 तरीक़ों से में पहला था सिंपल, दूसरा था आपका जो है स्पेशल, और एक था रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट था। यानी कि जो स्टेट्स हैं 28 राज्य, उसमें से 14 स्टेट्स दे दें अपना कि भाई पास कर दो बिल को। तो इन तीनों में कह रहा है ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में जो चीज़ कवर्ड नहीं है, जो चीज़ थर्ड कैटेगरी में कवर्ड नहीं है, वो चीज़ किस में कवर्ड होगी? ऑल अदर प्रोविजंस जो आएंगे अब, ठीक है, जो इसमें और इसमें नहीं है, वो सारे के सारे अमेंड किए जा सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है। जो पहली और तीसरी कैटेगरी में नहीं आएंगे उन सब को हम चेंज कर सकते हैं स्पेशल कैटेगरी में। अब वो क्या आएंगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। जो पहली कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में नहीं आएगा, कोई नया ही केस होगा, उसको अगर हमें अमेंड करना है तो वो हम स्पेशल कैटेगरी से कर देंगे। पहली और तीसरी का मेंशन है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी नई चीज़ आ रही है तो हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको चेंज करने की पावर रखता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, रेटिफिकेशन वाले पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ दी हाफ ऑफ द स्टेट होगा, हाफ ऑफ द स्टेट। तो भैया मैंने पहले ही बता दिया था 3 तरीके से चेंज होता है, और ये रेटिफिकेशन वाले में हाफ ऑफ द स्टेट प्लस स्पेशल मेजोरिटी भी होता है, ठीक है।
स्पेशल मेजोरिटी भी तो होता है तीसरे वाले में, ठीक है। तो ये हो गया खतरनाक इसलिए कि भैया स्पेशल मेजोरिटी भी लेके आओ और साथ ही साथ 28 राज्यों में से 14 राज्यों का फेवर भी लेके आओ। तो ये परेशान करने वाला मामला है। अब ये परेशान करने वाला क्यों है? इस वजह से भैया, क्योंकि इसमें जो चेंज कर रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ें चेंज की जा रही हैं। क्या क्या चेंज कर रहे हैं देखिए। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, भैया सीधे जो है किस पे हाथ लगा दिया है? प्रेसिडेंट पे हाथ लगा दिया है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन को अगर किस तरीके से कराना है नहीं कराना है वो समस्या है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो, ठीक है। मान लो तुम कोई दूसरा एक तरीका ले आए प्रेसिडेंट इलेक्शन का, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमारे प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, यानी जो अभी तक इलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा था प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के लिए, उसको तुम चेंज करने के लिए लाए हो। तो चेंज कराने के लिए तुम्हें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और प्लस स्पेशल यानी सिंपल और प्लस 2/3 और प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए। तब जाके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का वो है ना प्रोसेस, उसको चेंज कर पाओगे। अब इतना तो समझ ही सकते हो कि ये तो भैया इम्पॉसिबल ही है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं, हो जाता है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। या आपको जो है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, जो यूनियन और स्टेट की पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, उसकी एक्सटेंट कहाँ तक है उसको लिमिट करना या उसको और एक्सटेंट दे देना, ज़्यादा पावर देना, स्टेट्स को पावर ज़्यादा देना, यूनियन को ज़्यादा पावर दे देना, या उनकी जो पावर्स हैं उस पर बाध्य कर देना उसे, ठीक है। तो ये अगर आपको करना है तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? तीनों चाहिए, ये समझ लीजिए। तीनों का मतलब समझ रहे ना। स्पेशल मेजोरिटी में तो सिंपल आ ही गया, यानी कि उसमें तो आप 50% से ज़्यादा हो और प्लस 2/3 हो, वो एक चीज़ तो वही हो गई। और दूसरी क्या हो गई? रेटिफिकेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में उनकी पावर को चेंज करना, उनके अंदर कोई भी चीज़ों को अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये नाटक करना पड़ेगा। और ये नाटक इतना आसान नहीं है, ये नौटंकी बहुत बड़ी नौटंकी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं, अगर मतलब करना चाहें तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? इसकी ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, अगर इसमें भी कुछ चेंज करना है आपको, ठीक है, तो भी भैया इसके लिए तुमको जो है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ दी स्टेट्स लाओगे, तब जाके कोई चेंज होगा, ठीक है। या पार्लियामेंट में कैसा रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो वो भी तुम इसी के थ्रू करोगे, ठीक है। तो जो है ये 3 अलग अलग फेजेज़ हैं जो मैंने आपको बताए। अब इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए तुम लोगों को, देखो समझ रहे हो। अब इसको दोबारा से मैं बता तो सकता नहीं हूँ तुम्हें, टाइम हमारे पास कम है, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, ठीक, समझ लो। पहले नोट्स तुम जो है इसको फ़ोटो खींच लो इसकी स्टार्टिंग से, ठीक है। इसकी फ़ोटो खींच लिया होगा, रूल ऑफ लॉ के बाद से यहाँ से खींच लिया होगा। इसके बाद देखो इसकी फ़ोटो खींच लो समझने के लिए, ठीक है, खींच लिया होगा। इधर देखो ये चीज़ें हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट स्पेशल मेजोरिटी का, ये समझाने के लिए बताया था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या चेंजेस होगा, ये चेंज होगा फंडामेंटल राइट DPSP, ये देख लीजिए, ये भी है आपका। और इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ट्यूशन की तरह पढ़ाया है। अब दोबारा अगर कोई पूछे तो उसको साफ साफ बता देना कि भैया इसे चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट ये होता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और बाकी अपने दोस्तों और ग्रुप सेट में भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, कोई वकील है उसको भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।